क्या चीज़ें कवर होंगी, इसके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ाएंगे आपको। तो इसके अंदर 4 मॉड्यूल होंगे, ठीक है ना। पहला जो मॉड्यूल होता है वो है क्लाउड कॉन्सेप्ट। तो इसमें पढ़ाया जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, क्लाउड के कितने मॉडल्स होते हैं, कौन कौन सी क्लाउड सर्विसेज होती हैं, ठीक है। फिर आएगा एज्यूर सर्विसेज, कोर सर्विसेज। तो एज्यूर क्या है, अपनी कोर सर्विसेज जो है उनको यूज़ करता है। तो इसमें आपका जो एज्यूर का आर्किटेक्चर क्या है, उसके जो कंपोनेंट है वो क्या है, एज्यूर सर्विसेज पोर्टल जो है उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सिक्योरिटी, प्रिवेसी, कंप्लायंस एंड ट्रस्ट। ये थर्ड मॉड्यूल होगा। इसमें देखो आपके पास जो है एज्यूर बेसिकली जो क्लाउड है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो विदाउट सिक्योरिटी जो है वो कोई भी क्लाउड जो है वो चल नहीं पाएगा। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सिक्योरिटी के अंदर वो इसमें बताई जाएंगी, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर इसके लिए फायरवॉल आना मस्ट है या विदाउट फायरवॉल भी पढ़ सकते हैं? नहीं, फायरवॉल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि आप एडवांस जाना चाहते हो सिक्योरिटी के अंदर, आगे जाके एज्यूर का सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है उसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसमें पॉलो अल्टो या फोर्टिनेट कोई भी या चेक पॉइंट कोई भी हो तो चलेगा? फायरवॉल का बेसिक नॉलेज चाहिए, कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ये फायरवॉल आनी चाहिए। वो तो वो आपको बता देंगे आपको, ठीक है। सर इसमें गाइड कर ज़्यादा कि हम उतना कर दें। डीपली आपको जाना नहीं है। अभी तो देखो ये फंडामेंटल है, इसमें तो इतना कुछ है नहीं, इसमें तो सिर्फ थ्योरी के ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं, प्रैक्टिकली उतना नहीं है। लेकिन जो एडमिन वाला पार्ट है उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल आपको करने होंगे। EZ10। हाँ 104 वाला जो पार्ट है इसमें। फोर्थ जो मॉड्यूल है ये प्राइसिंग और सपोर्ट के लिए है। एजूले के कौन कौन से सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं, ठीक है, ठीक है सर। उसकी कॉस्ट कैसे मेजर होती है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कैसे एस्टिमेट होती है, ठीक है, SLA क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ठीक है। अब देखो जो एज्यूर है वो हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्रोवाइडर है। तो एज्यूर इज ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट को लेके आई है। जैसे कि आपने कहा है कि गूगल है, तो गूगल का गूगल क्लाउड हो गया, ठीक है ना। आप जैसे जीमेल ड्राइव यूज़ करते हैं ना, तो जीमेल ड्राइव क्या है, वो क्लाउड पे ही है, आप उसको यूज़ करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है वो गूगल क्लाउड बेस्ड है। आपका जो भी डेटा होता है वो क्लाउड पे स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे आप कोई फ़ोटो खींचते हो ना कैमरे से, तो वो क्या होते हैं, बैकअप हो जाता है उसको ऑटोमेटिकली, वो क्लाउड के ऊपर स्टोर हो जाती है। आपकी जो फोटोज़ होती है ना, फोटोज़ पे आप क्लिक करते हो तो वो फोटोज़ आपकी सेव हो जाती है क्लाउड के ऊपर, ठीक है ना। तो आपके पास जो जीमेल होती है उस जीमेल से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है आपका अकाउंट, और उस अकाउंट के थ्रू जो जीमेल ड्राइव है आपकी, जो 15 GB का जो स्पेस यूज़ करते हुए आप वो फोटोज़ जो आप स्टोर कर रहे हो वो 15 GB वहाँ कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। इसी तरह से अमेजोन का आपने सुना होगा AWS होता है। तो अमेजोन जो कंपनी है उसके भी डेटा सेंटर होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्लाउड प्रोवाइडर है, तो उसका भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, AWS प्रोडक्ट है उसका, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ये सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या सीखेंगे, इसमें आपको एजूरे के बारे में जो जितने वजह एजूरे कैसे काम करता है, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज के मॉडल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करती है, इसकी प्राइसिंग क्या है, इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे होते हैं, ठीक है, इनकी कॉस्ट कैसे एस्टिमेट होती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे हम फंडामेंटल में, ठीक है ना। अब देखो एजूरे फंडामेंटल जो है वो सभी के लिए सुटेबल है। इट इज सुटेबल फॉर कैंडिडेट फ्रॉम
टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। तो कोई भी बंदा इसको कर सकता है, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो मार्केटिंग वाला बंदा हो, ठीक है, चाहे वो सेल्स वाला बंदा हो, ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निक कोई भी बंदा इसको कोर्स को कर सकता है। इसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है। ओके सर। ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है। प्रीरिक्विजिट्स में इसके कोई भी आईटी बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस भी आपको किसी तरह का नहीं चाहिए इसके लिए। अब सर्टिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और उसका वेटेज कितना होगा। तो देखो, एजेड 900 में आपको 4 तरह के मॉड्यूल जो होंगे वो आपको पास करने पड़ेंगे। हर मॉड्यूल के अंदर जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके जो वेटेज होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले जो आता है वो आएगा क्लाउड कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द क्लाउड कॉन्सेप्ट। इसका जो वेटेज होगा वो 15 से 20% होगा। ठीक है, यानी कि क्लाउड का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो ये वाला पार्ट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। एज्यूरे कोर सर्विसेज, अंडरस्टैंडिंग कोर एज्यूरे सर्विसेज, एज्यूर की कौन कौन सी सर्विसेज होती है। ठीक है, उसका वेटेज 30 से 35% है सेकंड मॉड्यूल का। थर्ड मॉड्यूल होता है अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी, प्रिवेसी, कंप्लायंस एंड ट्रस्ट। इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सिक्योरिटी, प्रिवेसी क्या है हमारी, कंप्लायंस, अलग अलग टाइप के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं इसके उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो इसके अंदर आता है। तो ये 25 से 30% इसका वेटेज है। और फोर्थ मॉड्यूल है इसका प्राइसिंग एंड सपोर्ट, तो इसका 25 से 30% वेटेज है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो सारे मॉड्यूल से आएंगे। अब इसमें आपको देखना है कि अगर आपने मान के चलते हैं प्राइसिंग एंड सपोर्ट के क्वेश्चन नहीं करे आपने और बाकी के आपने क्वेश्चन कर लिए, 70% मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, जिसमें से आपने हर मॉड्यूल में से 70% कवर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जो है 20% क्वेश्चन प्राइसिंग सपोर्ट के कर दिए और बाकी 90% बाकी के कर दिए। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब हर मॉड्यूल से 70% वेटेज होना चाहिए एक तरीके से। 70 नंबर जो है आपके टोटल होने चाहिए उसमें, उसका वेटेज इस हिसाब से होना चाहिए जो ये मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है ना। तो हर चीज को अटेम्प्ट करना पड़ता है इसमें। क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो सर मल्टीपल चॉइस आते हैं इसमें। ठीक है, सर तो इसके एक क्वेश्चन फीस होगा, उसके वगैरह 4 क्या है? ऑप्शन होंगे। हाँ बोलिए। इसका जो कोर्स होता है ना माइक्रोसॉफ्ट जो कराती है, तो इसका सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह कॉस्ट वगैरह क्या है, अभी क्या चल रहा है? देखो, इसके लिए आपको वीयूई पोर्टल पे जाना पड़ेगा। वहाँ लॉगिन आप करोगे तो आपको करंट कॉस्ट मिल जाएगी। अगर इंडियन में रहे तो इंडियन रुपीज़ में दिखा देगा। ठीक है, अगर आप जो है किसी और कंट्री से तो डॉलर में या पाउंड में दिखाएगा आपको। ठीक है, तो तो इसका वहाँ क्या? पे जो कॉस्ट होगी, जो करंट कॉस्ट चल रही है वो आपको दिख जाएगी। ठीक ठीक है ना। वैसे तो अलग अलग उसमें कभी कभी डिस्काउंट वगैरह भी चलता है, तो वो मैं आपको वीयूई पोर्टल पे दिखा दूंगा क्या इसका प्राइस कितना अभी करंट में चल रहा है, क्योंकि वो वेरी करता रहता है ना। ओके सर। है सर। तो मैं क्या कह रहा था। वेटेज के बारे में बोल, वेटेज के बारे में। हाँ, तो अलग अलग जो वेटेज होगा ना उसका, उसी हिसाब से आपको देखना होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो लैब है वो कैसे करोगे आप। अभी देखो, ये जो आपका जो फंडामेंटल है इसके अंदर तो वैसे कोई लैब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लैब इसकी करना चाहते हो, ठीक है, वैसे जो जो भी इसकी लैब होगी वो एज्यूर पोर्टल पे ही होती है ऑनलाइन। तो अलग से आपको कोई सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है या किसी स्पेशल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। ठीक ठीक है है सर। ना। तो जो भी आप करना चाहते हो इसमें देखो, फ्री अकाउंट बन जाएगा आपका। ठीक है। और फ्री अकाउंट बनाने के लिए आपको जो है एज्यूर पोर्टल पे जाना पड़ेगा। इसके लिए देखो azure.com, azure.microsoft.com/free पे आप जाओगे तो वहाँ क्रिएट बन जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आपसे डिटेल मांगेगा, सारी चीज़ें, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी, ओटीपी आएगा आपके पास और उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। ठीक सर है। उसके लिए क्रेडिट आपको अपना कार्ड चाहिए। कार्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एक क्रेडिट कार्ड लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मॉडल होता है पे एज यू गो मॉडल होता है। तो आप ट्रायल पीरियड ओवर होने के बाद जो है आपको मंथली चार्ज इसमें से कटेगा। बिलिंग साइकिल जो होता है वो 30 दिन का होता है इसमें।
फ्री क्या कह साइकिल रहे सर, हो? फ्री साइकिल 30 डेज का मिलता है ना जब फ्री अकाउंट जो हम क्रिएट करते हैं, हाँ $200 के आसपास मिलता है। हाँ जी। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप टाइप करोगे portal.azure.com, ठीक है। यस सर। देखो यहीं पे आप स्टार्ट योर फ्री अकाउंट, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, लिखा है फ्री क्रेडिट फॉर 30 डेज, ठीक है। ट्राई एनी एज्यूर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये 30 दिन के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बिलिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, पे एज यू गो करोगे तो कार्ड आपको मस्ट चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कर दोगे आप। अब ये सारी डिटेल आपसे मांगेगा, तो इसके लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए जो लाइव आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी, लाइव आईडी का मतलब ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे आपकी कोई आईडी होनी चाहिए रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो ये आपको लाइव आईडी पे ले आएगा, login.live पे ले आएगा, वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है, तो ये शायद मुझे डायरेक्टली ले जाए उस पर। ऑलरेडी देखो ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये अब देखो आईडी बना नहीं रहा है, ठीक है। देखो लिखा रहा है फ्री अकाउंट ओनली अवेलेबल फॉर न्यू यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं साइन आउट कर देता हूँ, दोबारा साइन इन करूंगा तो डायरेक्ट मैं पोर्टल पे लॉगिन कर जाऊंगा। सर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 104, उसमें तो हमें कंपलसरी फिर क्रेडिट कार्ड तो चाहिए ही होगा, हाँ क्योंकि देखो लैब वगैरह करनी पड़ेंगी तो आपको चाहिए चाहिए। क्योंकि उसके बाद सर जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें हम जैसे वीएम्स वगैरह बनाते हैं, बना के अगर तुरंत डिलीट कर दे प्रैक्टिस करके, तो बिलिंग साइकिल नहीं चलेगी ना सर। हाँ फिर नहीं कटेगा, हाँ क्योंकि उतनी देर का पैसा कटेगा जितना आप उसको यूज करोगे। अगर अब आपने उसे 1 घंटे यूज किया तो 1 घंटे का चार्ज पड़ेगा आपको। तो मिनिमम कितना पड़ता है सर, जैसे अगर उसमें वीएम्स वगैरह बनाते हैं या इतना एडिटिंग। ज्यादा नहीं पड़ता, 10-20 रुपए कटेगा ज्यादा है। तो ठीक है, तो मैनेज कर लेंगे सर इतना तो। वो तो कहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तुरंत बंद कर दो उसको, हाँ वही तो आपको बंद कर। चार्ज नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक। लैपटॉप से मैंने ज्वाइन किया तो ये फुल स्क्रीन नहीं होती क्या इसमें लैपटॉप में? लैपटॉप में हाँ लैपटॉप के स्क्रीन में थोड़ी सी स्क्रीन आ रही, छोटी सी आ रही है। ये ये ऊपर है ना, छोटी, राइट साइड में तुम्हारे व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा राघव, 4 डॉट बन के आ रहे होंगे। हाँ तो उसको क्लिक करो, सबसे नीचे के सेकंड लास्ट में आएगा एंटर फुल स्क्रीन। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, आ गया? आगे। हम्म। सर इसकी सॉफ्ट बुक प्रोवाइड करेंगे क्या आप वैसे?
देखो इसकी बुक तो कोई वैसे आती नहीं है, अच्छा लेकिन मैं बुक। आपको नोट्स टाइप के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। देखो ये मैंने एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो एज्योर पोर्टल पे जैसे आप लॉगिन कर जाते हो, ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद, उसके बाद देखो यहाँ पे, ये देखो, ये इसकी जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो लेफ्ट साइड में इसके जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ आ जाती हैं। ये देखो पूरी ये यहाँ तक स्क्रॉलिंग चलेगी, ठीक है। ऑल सर्विसेज पे आप जाओगे तो ये सारी सर्विसेज दिखा देगा यहाँ पे। ये देखो अब ये इसके पोर्टल पे आ गए हूँ, ये सारी सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं अलग अलग पार्ट बना के। तो इसमें देखो जनरल में लिखा है 18, यानी कि 18 पार्ट हैं इसके अंदर। कंप्यूट के अंदर 25 पार्ट हैं, ठीक है ना। ये देखो नेटवर्किंग में 34 है इसके अंदर। ये देखो स्टोरेज में 15 है इसके अंदर। तो अलग अलग ये सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं वो हैं ये, ठीक है। वेब के अंदर 16 सर्विसेज हैं, मोबाइल में 3 है, इसमें कंटेनर में 7 है, डेटाबेस में 20 है, ठीक है। एनालिटिक्स में 15 सर्विसेज हैं, एआई में 26 सर्विसेज हैं, ठीक है। फिर आईओटी है, 25 सर्विसेज आईओटी में है। देखो मिक्स रियलिटी है, इंटीग्रेशन है, आइडेंटिटी है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आइडेंटिटी वगैरह का, ये एज्योर एडी, ये सब कवर होगा उसके अंदर, ठीक है, एडमिन वाले पार्ट में, ठीक है। सिक्योरिटी है, देखो इसमें 104 में 23 होगा सर्विसेज। या 900 में होगा ये एज्योरिटी का? हम्म ये जो एज्योरिटी का पार्ट है ये 900 में कवर होगा या 104 में कवर होगा? 104 में होगा। देखो फंडामेंटल में तो हर चीज का फंडामेंटल है केवल, अच्छा अच्छा। ठीक है। डेवऑप्स है, ये डेवलपर के लिए होता है डेवऑप्स। माइग्रेशन है, मॉनिटरिंग है इसमें, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस है, देख रहे हो ना। तो बहुत सारे सेक्शन है इसके अंदर। इंट्यून है, ठीक है। हाइब्रिड प्लस मल्टी क्लाउड है, HCI, ठीक है। और अदर 191 सर्विसेज और है इसकी। ये देखो तो काफ़ी डीपली है ये देखो। तो इसमें देखो अब सारी चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज हैं आपकी, ठीक है, वो 104 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और जैसे कि आप आप अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे कि आप डेटाबेस में ही जाना चाहते हो, तो फिर आपको डेटाबेस ही करना होगा। जैसे DBA वाला पार्ट है वो SQL डेटाबेस वाले सेक्शन में, तो उसमें फिर क्या है कि DBA वाला ही वर्क होगा। तो डेटाबेस को मैनेज करना, माइग्रेट करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना, एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन करना, वो सारा इसके अंदर आ गया, ठीक है। कॉमन चीज़ें आपकी जो पढ़ोगे, जैसे आप एज्योर एडी पढ़ोगे, इसके अंदर वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, रिसोर्स कैसे बनाते हैं, किसी ऐप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोरेज अकाउंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करोगे, नेटवर्किंग फीचर कौन से कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी अभी मैंने आपको दिखाई, ये ऑल सर्विसेज आपको दिखा दी मैंने ऊपर नोटिफिकेशन। अब देखो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई कितना आपका बैलेंस बचता है। जैसे आप अकाउंट बनाओगे ना तो उसमें $200 क्रेडिट होगा, ठीक है। तो $200 जो होंगे वो रुपए में आ जाएंगे यहाँ पे बन के। तो जितना आप कंज्यूम करोगे वो उसमें से खर्च होता रहेगा, ठीक है। अगर आपने पूरा खर्च कर लिया फिर आपका जो है पे एज यू गो मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। फिर मंथली साइकिल उसमें चलेगा 30 दिन वाला, ठीक है ना। एक आईडी को एक ही बार यूज़ कर सकते हो, दोबारा आईडी से लॉगिन करोगे तो होगा नहीं, अगर आपके पास उसमें बैलेंस नहीं है तो, ठीक है ना। क्रेडिट का एक क्रेडिट कार्ड से 2-3 आईडी बना के कर सकते हैं क्या, या क्रेडिट कार्ड भी सर एक दूसरा कार्ड से एक ही आईडी बनेगी, अच्छा ठीक है ठीक सर। है। लेकिन पे एज यू गो कितनी बार भी ले सकते हो। हाँ वो तो है। फ्री वाला सिर्फ एक ही बार ले सकते हो कार्ड से। और अगर आईडी बनानी है तो ये कार्ड से मल्टीपल बन जाएंगी, पर वो सारी पे एज यू गो वाली चलेंगी, ठीक है सर। ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2-3 तरह की आईडी चल रही हैं। देखो एक ये चल रही है, एक ये चल रही है, दोनों में मैं जा सकता हूँ, ठीक है। पर क्या है कि भाई स्विच कर सकता हूँ मैं आईडी से। एक ही मतलब एक ही कार्ड के थ्रू मेरे पास दोनों आईडी अटैच है, ठीक है ना। ठीक तो मैं उसको स्विच कर सकता हूँ
एक दूसरी जगह पे, ठीक है, वो फैसिलिटी होती है इसके अंदर। होम बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एज्योर की जो कॉमन सर्विसेज है वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑल सर्विस करनी है तो फिर इसके साइड में आप जाओगे मोर सर्विसेज, तो बाकी सर्विसेज आपको खुल जाएंगी उसी तरह से, ये देखो सारी खुल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉग इन करना है यहाँ पे बनाने के बाद। अब आ जाते हैं उसके बेसिक वाले पार्ट पे फिर से। ये तो आपको समझ आ गया, चलो सेकंड चलते हैं अब। सबसे पहला जो मॉड्यूल है यहाँ पे क्लाउड कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग द क्लाउड सर्विसेज एंड देयर बेनिफिट्स, पहला ये है हमारे पास। सेकंड हमारे पास है की टर्म्स, क्लाउड सर्विसेज की कुछ की टर्म्स है उनको बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे इसके मॉडल्स, जैसे IaaS मॉडल, PaaS, SaaS, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये 3 तरह के जो मॉडल होते हैं ये क्लाउड सर्विसेज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं की कॉन्सेप्ट, यानी कि क्लाउड सर्विसेज के अंदर सबसे पहले बताते हैं आपको क्लाउड सर्विस होता क्या है बेसिकली। तो अभी तक आपको पता है कि क्लाउड क्या होता है बेसिकली, एक उसमें आप बता सकते हो कि व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड क्या होता है। अभी तक क्या पता है आपको क्लाउड के बारे में, व्हाट इज क्लाउड? सर क्लाउड जो है हमारा एक ऐसी सर्विस है जो हमें इंटरनेट के द्वारा मिलती है। होता उसका भी डेटा सेंटर है, पर ऑन प्रीमिसेस ना होके वो किसी अदर प्रीमिसेस पे होता है जो कि हमें नहीं पता होता। ओके। और सर इसका हम जितनी भी हम इसका यूज करेंगे उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है, और जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम इसको बंद कर सकते हैं, जिससे हमारा काफी हार्डवेयर कॉस्ट भी बचता है। देखो क्या होता है, क्लाउड का मतलब होता है यू हैव टू प्रोवाइड द क्लाउड और कंप्यूटिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। इसमें क्या हो रहा है कि आप के कुछ भी क्या कर रहे हो, इंटरनेट से जब एक्सेस करते हो या इंटरनेट के थ्रू जाके कोई भी सर्विस यूज करते हो, ठीक है, और उसका एक सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है और आप क्या कर सकते हो वहां पे जाके डेटा स्टोर कर लेते हो, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपका डेटा कहाँ स्टोर है, ठीक है। उसी को बोला है यहाँ पे क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड का मतलब है इंटरनेट के थ्रू करना। वैसे जो जो क्लाउड वर्ड है उसको इंटरनेट से आप रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि इंटरनेट को आप क्लाउड भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटरनेट क्या हो गया, इंटरनेट को आप क्लाउड बोलेंगे जनरल में, जनरल लैंग्वेज में। अगर आप डिक्शनरी में देखते हो क्लाउड क्या है तो क्लाउड का मतलब इंटरनेट ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि क्लाउड जो है, कुछ क्लाउड प्रोवाइडर क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहा है वो कहीं ना कहीं पे रिसोर्स को इकट्ठा कर रहा है। यानी कि उसने क्या किया, एक डेटा सेंटर खोला, उस डेटा सेंटर में उसने सर्वर लगाए, स्टोरेज लगाया, ठीक है। अब क्या है कि ये सारी चीजें वो अपने लिए तो लगा नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इसका एक सब्सक्रिप्शन दे रहा है यूजर्स को। तो यूजर आ रहा है, अपना डेटा स्टोर कर रहा है और उसके पैसे दे रहा है वो उसको, और वो उस सर्विस को यूज कर रहा है घर बैठे इंटरनेट के थ्रू। उसी को बोलो क्लाउड, ठीक है ना। अब देखो क्लाउड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, जैसे कि हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया, हाई अवेलेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि भाई मान के चलते हैं भाई आपने
आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, अब वो लैपटॉप अचानक से खराब हो गया और आपका डेटा उसके अंदर स्टोर है, तो बताओ क्या करोगे आप? सर उसके लिए बोलो। हमारे पास दूसरा हार्डवेयर होना चाहिए तो कि आप अगर उस एक लैपटॉप हमारे को पास रिपेयर करोगे तो आपको क्या, आपका डेटा तो उसी के अंदर पड़ा है, तो ओके आपको सर, क्या करना पड़ेगा? इमिडिएटली रिपेयर वाले के पास जाना होगा और उसको ठीक करवा के फिर चालू करवाना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी नहीं हुई, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी वो होती है कि आपके पास एक रिसोर्स खराब हो गया इमिडिएटली, तो आपको तुरंत ही दूसरा रिसोर्स मिल जाए, दिस इज कॉल्ड द हाई अवेलेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि क्लाउड जो प्रोवाइडर है उसके पास क्या है, मल्टीपल सर्विसेज के लिए अलग अलग सर्वर होते हैं। अब जैसे मान के चलते हैं कि एक सर्वर उसका क्या हो गया, डाउन हो गया, उसके पास उस सर्विस के लिए 4 सर्वर थे और एक सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट है वो दूसरे सर्वर पे स्विच कर जाएगा और वहां से उसका डेटा एक्सेस हो जाएगा, जैसे राइट? सर रेट टेक्नोलॉजी होती है ना वैसे हाँ, वो। जैसे रेड आप जानते हो, रेड में होता है कि भाई हमारा जो है जो डेटा है वो रिडंडेंसी कर रहा है, यानी कि एक जगह स्टोर ना होके दो जगह स्टोर है। तो उसी तरह यहाँ क्लाउड में भी क्या है, आपका डेटा एक से ज़्यादा जगह पे स्टोर होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर एक जगह आउटेज हो गया तो आप दूसरी जगह से एक्सेस कर सकते हो उसे, या ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाओगे उस जगह पे, ठीक है। उसी चीज़ को बोला हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जीरो डाउन टाइम, डाउन टाइम नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि आपको जो एंड यूजर जो है उसको रिसोर्सेज देने ही है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है और जो कस्टमर है इन दोनों के बीच में होता है SLA मेंटेन, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर कोई यूजर है वो आपकी सर्विसेज यूज नहीं कर पा रहा है, तो जितनी देर तक वो यूज नहीं कर पा रहा है आपकी सर्विसेज, उसका उसको रिफंड मिलना चाहिए या उसका हर्जाना उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो SLA जो होता सर है वो मेंटेन होता है SLA जो होता है किसके किसके बीच में होता है? कस्टमर सर्विस और प्रोवाइड क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में। जैसे आपने कस्टमर। कहा कि मैंने एज्योर पे अकाउंट बना लिया, राइट, तो आपने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया हुआ है, समझ रहे हो। तो यस जैसे ही आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो तो आपके और क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में एक कॉन्टैक्ट बन जाता है अपने आप ही, समझ रहे हो। यस। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप उसकी सर्विसेज यूज नहीं कर पा रहे तो आप रिफंड की डिमांड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप रिफंड की डिमांड कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर नहीं पता होगा तो आप बोलोगे यार सर्विसेज तो आ नहीं रही है, ठीक है ना। यस सर। तो SLA का मतलब ये होता है। तो SLA जो अलग अलग तरीके से मेंटेन होता है, जैसे क्लाउड प्रोवाइडर है और वो क्या कर रहा है, किसी कस्टमर को सर्विस दे रहा है, तो वो कस्टमर क्या कर रहा है, अपना डेटा आपके स्टोरेज पे रख रहा है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि भाई मेरा स्टोरेज है वो डाउन चला गया, सपोज दैट, और डाउन 1 घंटे के लिए चला गया डाउन। तो 1 घंटे के लिए डाउन का मतलब है कि जो बंदा मेरे यहाँ पे डेटा रख रहा है वो कुछ ना कुछ सर्विस ले रहा है, ठीक है। उसका कोई ना कोई बिजनेस रन हो रहा है तभी वो सर्विस ले रहा है, तो उसका बिजनेस भी तो डाउन जाएगा। तो जब उसका बिजनेस डाउन जाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसको SLA, यानी कि वो क्या हो गया, SLA ब्रीच हो गया। तो जब SLA ब्रीच हो जाता है तो फिर क्या है, वो रिफंड की डिमांड कर सकता है और कोर्ट में भी जा सकता है वो, ठीक है। ये भी इतना, इतनी देर तक हमारा जो है सर्वर ऑफ था, इनका सर्वर ऑफ था, तो हमारा बिजनेस इतना जो हो गया, तो वो रिफंड की डिमांड कर सकता है या उस हिसाब से कोर्ट में जा सकता है जिससे कि वो उससे पैसा ले सके। वो बोलेगा भी हमें 1 करोड़ का नुकसान हो गया, 1 घंटा इनका सर्वर बंद रहा, 1 करोड़ का नुकसान हो गया। तो अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फैसला होगा, SLA देखा जाएगा कितने परसेंट पे SLA था। तो अधिकतर 99.99 ही होता है SLA, या फिर 999.99 होता है, या फिर 999.999 होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के SLA मेंटेन होते हैं, तो उसी हिसाब से एस्टिमेटेड जो हर्जाना है वो निकाला जाता है और वो रिफंड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हाई एबिलिटी, समझ आ गया। सेकंड चीज है इसमें स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया, स्केलेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि भाई आपने कहा कि भाई मैं एक बिजनेस ओपन करने जा रहा हूँ, राइट।
तो जब आप बिजनेस ओपन करोगे तो एकदम से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खोलोगे, ठीक है। तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मशीनें लगाओगे, बाकी चीज करोगे ना। तो धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा करोगे, एकदम तो नहीं करोगे, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने कहा कि भाई पहले मैंने एक एम्प्लॉय रखा, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, तो ऐसे एम्प्लॉयज बढ़ा हो जाओगे। तो एम्प्लॉय जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको और भी सर्वर्स या कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो आप क्या Yes, sir. करोगे, अपने सर्वर्स को बढ़ा दोगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे मैं अपने बिजनेस को स्केल कर सकता हूँ, यानी कि बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, सर ठीक है घटाना ना। ही बढ़ाने को कहते हैं ना एक तरफ से स्केलेबिलिटी का। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है स्केल करना, आप यानी कि बढ़ाना। बढ़ाना किसी चीज को, ठीक है। लार्ज, जो लार्ज लेवल पे जो है उसको बढ़ाना, ठीक है। बिजनेस को स्केल करना, ठीक है ना। उसे स्केल करना कहते हैं, स्केलेबिलिटी होती है। स्केलेबिलिटी में बिजनेस बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है ना। तो स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग में ये है कि भाई जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमारा जो बिजनेस है वो बढ़े, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास जो इंफ्रा है वो भी बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा देना, हम ज़्यादा सर्वर हायर कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सर्वर रेंट पे ले सकते हैं, तो वो हो गया स्केलेबिलिटी, ठीक है ना। तो हम अपनी जो है साइजिंग है उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमारा जो सर्वर है पहले 4 GB पे चल रहा था, अब लोड ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने 8 GB पे कर दिया, राइट। तो इसे बोलेंगे स्केलेबिलिटी करना, यानी कि स्केल कर देना उसको, एक साथ मल्टीपल सर्वर बढ़ाते जाना जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, बताओ। इलास्टिसिटी पता है, इलास्टिसिटी वर्ड सुना है। ये सर वर्ड तो सुना है इसका। इस इलास्टिक का मतलब वो थोड़ा बढ़ाने को कहते हैं ना इसको भी शायद। देखो रबड़ बैंड होता है ना, रबड़ बैंड अच्छा को सर, जितना खींचोगे उतना बढ़ जाता है, पड़ेगा, हाँ सर वही फिर कहते छोड़ हैं। दोगे तो वापस वैसे ही हो जाएगा, हाँ। तो उसे बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है ना। जो चीज खींच जाए या बढ़ जाए और वापस से वैसी हो जाए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, क्लाउड सर्विस क्या है, इलास्टिसिटी, यानी कि जब चाहे तो आप इसे क्या है स्केल कर सकते हो, या इलास्टिक यानी कि बढ़ा सकते हो। तो आपके जैसे सर्विसेज ज़्यादा हैं या यूज़र जैसे ज़्यादा बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, स्केल कर देगा, यानी कि जो मशीन है उसको बढ़ा देगा, उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। यानी कि रिसोर्स को एलोकेट और डी एलोकेट करना, ये इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। यानी कि हमारे पास जैसे बिजनेस आ रहा है और यूजर्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वैसी वैसी क्या है, ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा सीपीयू को एलोकेट कर लेंगे या ज़्यादा मशीनों को एलोकेट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे बिजनेस क्या है, कम लोड आया, कम यूजर आए, तो वैसे क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, यानी कि वैसे क्या है, रिसोर्सेस कम होते जाएंगे। तो रिसोर्सेस को बढ़ाना और घटाना ये काम ऑटोमेटिक होता है, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है सर। ठीक है ना। तो क्लाउड के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये फैसिलिटी होती है, ठीक है, कि भाई जैसे आपका लोड बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्स है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये सर। जैसे जैसे लोड डालोगे तो वैसे रिसोर्स की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और लोड कम होने पे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिससे कि आपकी जो बिलिंग है वो मेंटेन रहे, बिल ज़्यादा ना देना पड़े आपको, ठीक है ना। ये सर। इसके बाद आता है एजिलिटी। एजिलिटी किसे कहते हैं, बताओ, इसका एजिलिटी क्या नाम, होती है। नाम नहीं सुना सर। नहीं सुना। नहीं सर, इसका नाम नहीं सुना। एजिलिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी रेस्पॉन्स करते हो, दैट इज कॉल्ड द एजिलिटी, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि मान के चलते कि भाई आप चाहते हो कि भाई आप एक वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो, ठीक है, या आप चाहते हो कि ये वीपीएन कनेक्शन बन जाए। ये तो सर। एजिलिटी का मतलब यह है कि कितनी जल्दी आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो किसी चीज को। जैसे आपने कोई मशीन बनाना है तो क्विकली आप क्या है उसे बना पा रहे हो, वो रिसोर्सेज आपके लिए क्विकली अवेलेबल होता है। तो एजिलिटी मीन्स क्या होता है कि जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो इमीडिएटली आपके लिए अवेलेबल है,
जैसे आप रेस्पॉन्स करोगे और वैसी वो जो सर्विसेज है वो आपके सामने आ जाएगी और वैसी वो सर्विसेज आपको एलोकेट हो जाएगी। ठीक है ना। तो एजिलिटी का मतलब होता है क्विकली रिसोर्सेज को गैदर कर लेना, क्विकली रिसोर्स को ले लेना। ठीक है ना, एज पर नीड। ठीक है ना। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरफ से क्लाउड जो सर्विसेज है वो रेस्पॉन्ड करती है। तो एजिलिटी का ये मतलब है। ठीक है ना, क्विकली एलोकेट एंड डी एलोकेट योर रिसोर्सेज एज योर नीड। ठीक है ना। यस सर। तो जैसी आप चाहते हो वैसी वो रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द एजिलिटी। इसके बाद आता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है? अब जैसे हाई एबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस लगभग सेम लग रहे हैं। यस सर, लगभग ये लग सेम। रहा फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि भाई आपने कहा कि भाई मेरे पास 3 सर्वर हैं। ठीक है, 3 में से एक सर्वर एक टाइम में काम कर रहा है और 2 सर्वर स्टैंड बाय पे है। सेम सर्वर चल रहे हैं मेरे पास, तीनों सर्वर में सेम डेटा है। ठीक है, उनमें से एक टाइम में एक सर्वर काम करेगा और 2 जो है वो स्टैंड बाय पे रहेंगे। अब क्या होता है कि जब ऑटोमेटिकली किसी मतलब क्राइसिस की वजह से सर्वर डाउन हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई या मदरबोर्ड फूक गया अचानक से सर्वर का। ठीक है, तो कुछ भी फॉल्ट हो सकता है उसमें। तो जब फॉल्ट आ जाए तो हम टॉलरेंट कर पाए, यानी कि ऑटोमेटिकली स्विच ओवर कर जाए किसी दूसरी जगह पे या दूसरे सर्वर पे। तो क्या होता है कि जो सर्वर आपका अभी चल रहा है, ठीक है, और अचानक से उसमें क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, जो 2 जो स्टैंड बाय पे हमने सर्वर छोड़े थे, ठीक है, उनमें से कोई भी सर्वर क्या है, ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाएगा, यानी कि वो सर्वर ऑटोमेटिकली उसकी जगह ले लेगा और चलने लगेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो हम उसे टॉलरेंट यानी कि बियर कर सकें। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि भी मैं इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपके पास बैकअप है ना, आपने इन्वर्टर चला लिया। तो इन्वर्टर क्या करता है, जैसे लाइट जाती है तुरंत ही चल जाता है ना, आपको जाके स्विच ऑन तो नहीं करना पड़ता ना, नो सर। है। ऑटोमेटिकली होता है ना। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस है कि भी एक लाइन डाउन हुई तो दूसरी ऑटोमेटिक अप हो गई। ठीक है, इसी को कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। अगर फॉल्ट हो जाए तो उसको रिकवर कर सकें। ठीक है, हमारा बिजनेस चलना चाहिए 24/7, तो कभी भी डाउन टाइम नहीं होता अगर फॉल्ट टॉलरेंस है तो। ठीक है ठीक है ना। सर, एक क्वेश्चन पूछना था इसी में से। हम्म सर, जैसे हमारा एक सिस्टम हमारा चल रहा है और वो डाउन हो गया, और हमारे जो 2 स्टैंड बाय हैं, हम्म फर्स्ट जो हमारा डाउन हुआ है उसमें सपोज सर 32 GB ऑफ रैम और 8 कोर ऑफ प्रोसेसर चल रहा है। हम्म। तो जो क्लाउड में अगर हमारे 2 स्टैंड बाय सर्वर रखे हुए हैं, तो उसकी हम जो हार्डवेयर जो है उसको हम कम रख सकते हैं क्या स्टैंड बाय में, कि जब अगर ये फॉल्ट टॉलरेंस पे अगर ये शिफ्ट होगा जब हम उसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं देखो, फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होता है कि एक ही तरह के और यस सर। एक ही जैसे एक ही मेक और मॉडल की चीजें होती हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि एक में आपने 10 GB रैम रख रखी है और दूसरे में है ही नहीं, 1 GB है बस, तो वो नहीं, स्विच बात ओवर बात होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। तो आपको सेम चीजें रखनी पड़ेंगी, ठीक है सर। हार्ड डिस्क भी सेम होगी, ठीक है, रैम भी सेम होगी, प्रोसेसर भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है सर। क्योंकि देखो इन सर्विसेज के लिए क्या है कि स्पेशल चीजें चाहिए काम करने के लिए। क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंस एक टेक्नोलॉजी है, वो तभी काम करती है जब सेम चीजें होती है, ठीक डिफरेंट है। चीजों पे नहीं चलता वो। ठीक है ना। यस सर। हम्म। तो आपको सेम रिसोर्स ही रखने पड़ेंगे दूसरी जगह भी। ओके सर। ठीक है, इसके बाद आता है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी का मतलब क्या होता है? मान के चलते हैं भाई एक आईटी कंपनी है और उसमें आप काम कर रहे हो। ठीक है, और अचानक से आपके पास फोन आता है कि हमारे जो है 3 सर्वर क्या हो गए हैं, डाउन हो गए हैं, जिन पे हमारे ईमेल चल रहे थे, हमारे ईमेल सर्वर चल रहे थे वहां पे, और वो पूरी तरह से क्या हो गए, क्रैश हो गए हैं। बताओ क्या करोगे आप? सर, उसके बताओ। लिए हमारे पास उसका बैकअप होना जरूरी है ताकि हम उसको अदर एरिया में शिफ्ट कर सकें। हम्म। तो इसमें तो टाइम लगेगा।
यस सर। तो इससे बचने के लिए तो पहले से प्लान और मीटिंग करके रखा जाता है, तो जिससे हाँ डिजास्टर रिकवरी से बचाया जा सके। हाँ, देखो डिजास्टर रिकवरी जो है एक प्रोसीजर है जिसमें हमें सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, पहले सारी चीजें जो है ना हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी क्या कि क्या अगर चीजें डिजास्टर समय आ जाए तो रखना हम होगा? क्या करेंगे। अच्छा। भाई जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ना, तो उसको सिखाया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई जैसे कि आग लग गई तो वहां पे क्या होगा, मतलब आग लगी नहीं है वो लगाएंगे पहले आग वहां पे, ठीक है ना, और फिर वहां टेस्ट करके देखेंगे भगदड़ किस तरह से मच रही है और आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो उसे, ओके सर। समझ रहे हो। तो वो डिजास्टर रिकवरी प्लान हो रहा है, तो वहां पे टेस्टिंग चल रही है इस चीज की, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे आईटी में भी क्या होता है कि अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो उसके लिए आपने क्या सोचा हुआ है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, सिमिलर टाइप की दो साइट चला सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि साइट 1 जो है वो एक्चुअल मॉडल है और साइट 2 जो है वो रिकवरी मॉडल है, ठीक है। तो उसमें क्या होगी, साइट 1 जो आपकी चल रही है, मान के चलते हैं कि दिल्ली में आपके 2 सर्वर लगे हुए हैं और मुंबई में भी आपके 2 सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है। तो दिल्ली में जो 2 सर्वर लगे हुए हैं उसमें आपस में डेटा क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, यानी कि एक सर्वर में जो डेटा है वही दूसरे सर्वर में भी क्लोन हो रहा है, ठीक है। यस सर। अच्छा, इन दोनों सर्वर का जो बैकअप है वो मुंबई में भी ऑटोमेटिकली लिया जा रहा है और आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज भी हो रहा है, यानी कि क्लोन भी हो रहा है, राइट। अब एक साइट पे जो डेटा है, जो दोनों सर्वर हैं, अगर एक साथ फेल हो जाएं तो हम जो दूसरी साइट के जो दूसरे सर्वर हैं वहां पे स्विच करके अपने डेटा को वापस से रिकवर कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है कि इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं, ये हो सकता है कि 2 सर्वर में से एक सर्वर चला गया तो दूसरा सर्वर है उससे आप उठा लोगे डेटा, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सर्वर है उसमें 3 हार्ड डिस्क लगी हैं, उसमें से एक हार्ड डिस्क फूक गई तो बाकी की जो 2 हार्ड डिस्क हैं उससे डेटा निकल सकता है, यस सर। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका इमीडिएट प्लान। लेकिन अगर आपने कहा कि बिल्कुल ही ठप हो जाए, यानी कि दोनों सर्वर की सारी हार्ड डिस्क फूक गई या दोनों सर्वर क्या हो गए, पूरी तरह से डाउन हो गए, तो अब डिजास्टर रिकवरी प्लान चलाएंगे, यानी कि अब दूसरी साइट पे स्विच करेंगे यूजर्स को, राइट। तो यस हमारे सर। पास प्लान 1 यस और सर। प्लान 2 दोनों रहने चाहिए, राइट। अगर एक प्लान आपका फेल होता है तो प्लान 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो इसे कहते हैं डिजास्टर रिकवरी, यानी कि रिकवरी फ्रॉम फेलियर विदाउट डाउन टाइम। डाउन टाइम फिर भी नहीं होगा, ठीक है ना। यस जैसे सर। फॉल्ट टॉलरेंस में क्या हो रहा था, एक सर्वर फेल है तो दूसरे पे स्विच हो रहे हैं, वो फॉल्ट टॉलरेंस है, वो डिजास्टर रिकवरी नहीं है, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी तब है जब आपकी पूरी साइट डाउन है पूरी तरह से और आपको क्या है, इमीडिएटली प्लान बनाना है दूसरी साइट पे स्विच करने के लिए और डेटा आपको निकालना है वहां से, ठीक है ना। तब तक आप क्या करोगे, जब तक आप दूसरी साइट पे स्विच करोगे यूजर्स को, वहां से काम चलेगा, तब तक आप क्या करोगे, अपने सर्वर को वापस से रिपेयर कर लोगे, ठीक है ना। तो ये होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो डिजास्टर रिकवरी में आपका बैकअप भी रहना चाहिए, स्टोरेज भी होना चाहिए, ठीक है। आपका जो डेटा है वो क्लाउड के ऊपर भी रहना चाहिए, बैकअप प्लान रहना चाहिए आपके पास। तो कई सारी चीजें हैं जो डिजास्टर रिकवरी के अंदर फुलफिल होती है, ठीक है ना। समझ आ गया। यस। अगली जो पॉइंट है इसमें है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब ये है कि क्लाउड सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में मिल जाती हैं, यानी कि क्लाउड सर्विसेज का जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो लार्ज स्केल पे सर्वर लगाता है, यानी कि लार्ज स्केल पे डेटा सेंटर बनाएगा ऑल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अंदर हर जगह पे। तो एवरी वन, मतलब कहीं पे भी हर कंट्री में उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी कि ग्लोबल रीच होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं क्लाउड सर्विसेज ग्लोबल रीच, यानी कि जहां पे यूजर चाहे वहां पे उसे मिले। अगर वो चाह रहा है कि दिल्ली में मुझे सर्विस मिले, ठीक है, तो दिल्ली के नियरेस्ट डेटा सेंटर से आप कनेक्ट हो सकते हो, तो इसी को कहते हैं ग्लोबल रीच। तो एशिया रीजन के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, अगर वहां पे नहीं मिल रही है अवेलेबिलिटी, कोई दूसरा नियरेस्ट है वहां से उठा लेगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं ग्लोबल रीच। तो जगह जगह डेटा सेंटर है और किसी भी डेटा सेंटर को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर लेटेंसी कैपेबिलिटीज। लेटेंसी जानते हो क्या होती है।
ये सर यूजर के पास पहुंचने का जो टाइम होता है सर, यूजर से लेके सर्वर तक पहुंचने का जो हमारा नैनो सेकंड से मतलब जो टाइम होता है ना पहुंचने का, नेटवर्क लेटेंसी। देखो बेसिकली क्या होता है, लेटेंसी का मतलब होता है कि भाई आपने कहा कि भाई मैं क्लाउड सर्विसेज यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप एज्योर पोर्टल पे चले गए और एज्योर पोर्टल पे अपनी मशीन एक्सेस करने लगे, और मशीन एक्सेस करने में स्लोनेस आ रही है। मशीन एक्सेस करने में क्या आ रही है? स्लोनेस, यानी कि वो स्लो एक्सेस हो रही है। तो इसका मतलब कस्टमर इज एक्सपीरियंस द लेटेंसी, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट जो है वो स्लो चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लेटेंसी है, वहाँ पे डिले है, ठीक है। लेटेंसी का मतलब होता है डिले। किसी भी काम को करने में आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर रहे हो तो आप एक्सेस करने में बहुत देर लगा रहे हो या लेटेंसी आ रही है। जैसे आप जाते हो ना पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने, तो बोलता है कि सर्वर का पेज अभी खुल रहा है, वेट करो, तो उसे कहते हैं लेटेंसी। यानी कस्टमर तो खड़ा है लेकिन आपकी वेबसाइट तैयार नहीं है अभी, ठीक है ना। आपका जो डेटा है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है वहां पे, वो रिट्राई रिट्राई कह रहा है, लेकिन रिट्राई हो रहा है और कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। या लिंक ब्रेक हो जा रहा है, आउटेज हो जा रही है, ठीक है। तो लेटेंसी ना हो, इसलिए क्लाउड, देखो क्लाउड प्रोवाइडर जो है इसके लिए क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाता है। उसके डेटा सेंटर से जितने भी डेटा सेंटर कनेक्ट होंगे उनमें ऑप्टिकल फाइबर फाइबर चैनल कनेक्टिविटी रहती है। तो फाइबर चैनल कनेक्टिविटी जब होगी तो सीमलेसली आपका डेटा एक्सेस हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आप एक्सेस कर रहे हो और उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं करी है, डायरेक्ट नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर का यूज करके आप कर रहे हो, तो आप उसके सर्वर पे जाके जब एक्सेस करोगे, आपका प्रोवाइडर चाहे कितना ही स्लो क्यों ना हो, लेकिन जो क्लाउड सर्विसेज है वो उतनी ही स्पीड से चलेंगी, ठीक है ना। तो आप जैसे कोई भी चीज डाउनलोड करोगे तो क्लाउड के अंदर जो मशीन बनी है अगर आप वहां से डाउनलोड करोगे वेबसाइट खोल के, तो बड़ी जल्दी डाउनलोड होगी, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है। उनकी जो मिनिमम स्पीड होती है 1 Gbps होती है, यानी कि जो गीगा फाइबर है उसको यूज करते हैं। अभी सबसे ज्यादा फास्ट जो इंटरनेट प्रोवाइडर है जानते हो कौन है इंडिया में? जियो। हाँ, सबसे नंबर 1 पे है जियो। जियो की जो मैक्सिमम स्पीड है मालूम है कितनी है? नहीं सर वो नहीं पता अभी। वो पहुंच चुका है, देखो गीगा फाइबर का मतलब होता है 1 Gbps, यस सर। ठीक है ना। तो इसमें आपको मिल सकती है 600 Mbps तक की स्पीड। 600 Mbps तक की, ठीक है, मेगाबाइट ना सर? देखो एक तो आपका होता है क्या कहते हैं 1000 Mbps, वो होता है गीगा फाइबर, यस सर। वो मैक्सिमम है। तो ये इसका 6 टाइम होगा, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है सर। 600 Gbps है, सॉरी जी Mbps हाँ, नहीं, वही मैं सोच रहा था सर Gbps, क्या है। जीबीपीएस, Gbps हाँ, उसका 6 टाइम है, ठीक है ना। 600 जीबीपीएस। हाँ, तो उतनी है। उसके बाद एयरटेल है, एयरटेल की शायद 200 तक है। तो बेसिकली क्या है कि लेटेंसी जो है वो नहीं होती किसी भी क्लाउड प्रोवाइड की सर्विसेज में। अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी जो कनेक्टिविटी है वो ऑप्टिकल फाइबर से नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितने डेटा सेंटर है उसमें टोटल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है, क्योंकि उसके जितने भी स्विचेस वगैरह हैं, नेटवर्किंग सर्विसेज हैं, उनमें सब में फाइबर यूज हो रहा है टोटल, ठीक है। उसमें बेसिकली जो नॉर्मल हम कैट 5 वगैरह केबल यूज करते हैं वो यूज नहीं होती, वो डायरेक्टली वो फाइबर पे चलती रहती है लाइन उनकी, ठीक है ना। तो वहाँ पे सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बाद है प्रिडिक्ट द कॉस्ट कंसिडरेशन। जब आप क्लाउड सर्विसेज यूज करते हो तो आपकी जो कॉस्ट है वो कंसीडर कैसे होती है। देखो क्लाउड के अंदर जब आप लॉग इन करते हो और किसी भी रिसोर्स को बनाते हो, तो देखो रिसोर्स को बनाने पे भी आपको फी लगती है। अगर आप किसी रिसोर्स को बना लेते हो, ठीक है, और यूज नहीं करते तो भी उसकी फीस लगती है, ठीक है। अगर आप किसी रिसोर्स को लगातार चला रहे हो उसकी भी फीस लगती है, और ट्रांजेक्शन्स जितनी कर रहे हो पर सेकंड उसकी भी फीस लगती है। नहीं समझे?
मान के चलते हैं कि भाई आपने एक दिन में एक सर्वर से बहुत सारा डेटा फैच किया, तो जितना डेटा इन और आउट होगा उसका ट्रांजैक्शन पर सेकंड का रेशियो निकालने के बाद कॉस्ट जो है वो आएगी वहां पे। समझ रहे हो? इसमें ये नहीं है कि आपके कितने सर्वर चल रहे हैं कितने नहीं, उनकी तो कॉस्ट जा रही। जो वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैकग्राउंड में, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट निकाली जाती है। अच्छा। कितना डेटा अपलोड हुआ, कितना डाउनलोड हुआ, समझ रहे हो? यस सर, कितनी यस। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस किया, कितने नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्ट हुए यहाँ पे जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं आपके मशीन को, ठीक है ना, एग्जॉस्ट कर रहे हैं आपकी मशीन को। नहीं समझ रहे हो? समझिए सर, जितना हार्डवेयर हमारा यूज हो रहा है वो भी, और हाँ, प्लस उस प्रोसेसिंग पर के ऊपर। लोड कितना पड़ रहा है वो भी निकाल लेते हैं वो। ठीक ठीक है ना? ज्यादा लोड पड़ेगा तो ज्यादा कॉस्ट, कम लोड पड़ेगा तो कम कॉस्ट। ठीक है, आखिर आखिर आप उनकी मशीन यूज कर रहे हो ना। है सर। तो ये पूरा एस्टिमेट निकाल लेंगे वो आपको, मतलब पाई पाई निकाल लेंगे वो कुल मिला के, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 0.1% भी नहीं छोड़ेंगे वो, ये इतना यूज हुआ है। ठीक है ना? अब देखो, अब आपने कहा कि भाई मैंने देख लिया कि भाई इसकी कॉस्ट जो है वो इतनी है, तो वो आपको दिखाएगा मॉनिटर के अंदर, आपको दिखाएगा कॉस्ट के अंदर जाके, वो ग्राफ दिखाएगा आपको कि भाई आज एक दिन में आपने इतना यूज कर लिया। राइट? फिर क्या होगा कि जैसे कि आप उसको यूज कर रहे हो और आपने 5 दिन यूज कर लिया, तो 5 दिन में वो देखेगा कितना यूज किया। उसके बाद 5 दिन के हिसाब से वो 30 दिन का डेटा निकाल देगा आपका। तो अगले 30 दिन में आप कितना यूज करोगे वो दिखा देगा। उसे कहते हैं प्रिडिक्ट करना कॉस्ट को। तो कॉस्ट प्रिडिक्ट करके अपने आप ही आपको बता देगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कितना पे करना पड़ सकता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है ना? तो देख लेगा भैया यूजर 5 दिन में इतना कर रहा है, तो 20 दिन में कितना करेगा, 30 दिन में कितना करेगा, 2 महीने में कितना करेगा, एक साल में कितना करेगा, तो दिखा देगा वो। ठीक है ना? यस सर। तो क्लाउड क्या है, एक ऐसी चीज है जो प्रिडिक्ट कर देती है कॉस्ट को। ठीक है ना? प्रिडिक्ट कॉस्ट कंसिडरेशन। तो आपको पहले ही बता देती है भाई इतना खर्चा होने वाला है, तो आप पहले अलर्ट अलर्ट हो जाओगे। राइट? यस। तो हर चीज को बता के चल रही है ये। क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं हम्म, सर। तो हर चीज को बता के चल रही है, प्रिडिक्ट करके चल रही है आपको कि ऐसा ऐसा होने वाला है, इतनी कॉस्ट आपकी लगने वाली है। ठीक है ना? इसके बाद आता है सिक्योरिटी। देखो, क्लाउड के अंदर सबसे जो क्रूशियल चीज है वो सिक्योरिटी है। देखो, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई आपने क्या किया, भाई आप अपने घर में रहते हो और आप 2 दिन के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे बताओ? सर हम ये चाहेंगे कि हमारे घर से चोरी ना हो, तो हम ऐसे सिक्योरिटी आप ये पर्पज। चाहोगे ना कि भाई इसकी सिक्योरिटी टाइट रहे, तो क्या करोगे, लॉक लगा के जाओगे ना। ये यस। सिक्योरिटी के लिए यस क्या सर। कर सकते हो? सर ताला लगा सकते हैं और शायद से कैमरा लगा सकते हैं। हाँ, ये करोगे। कुत्ता भी पाल सकते हो। यस। यस सर। ठीक है, लेकिन कुत्ते छोड़ दो वहां पे। तो आपने सारा कुछ लगाया, तो भी क्या है कि जो सिक्योरिटी है उसका ये मतलब नहीं है कि चोरी नहीं होगी वहां पे। आप पूरी तरह से सिक्योर हो, ये मतलब नहीं है। आपने फायरवॉल लगा के बैठ गए नेटवर्क में, तो फायरवॉल इज नॉट 100% सिक्योर। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 100% आपको सिक्योर कर सके। सिक्योरिटी की तमाम चीजें भी आप लगा लोगे तो भी वो सिक्योर नहीं होगा। यस तो सर। कोई भी चीज 100% सिक्योर तो नहीं है। ठीक है? लेकिन फिर भी कोई भी यूजर डायरेक्टली आए या ना जाए, मतलब जैसे आपने अगर घर का ताला ही नहीं लगाया, तो बिल्कुल ही गेट खुला छोड़ रखा है, तो कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, तो उसके लिए आसानी हो गई। तो पहली चीज क्या है कि आप क्या कर रहे हो, ताला लगा रहे हो, तो ताला कोई भी आएगा तो ताला दिखेगा, तो नॉर्मली ये सोचेगा ना कि भाई आप कोई है तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है? तो अब ताला लगाया तो एकदम तो जा नहीं सकता है, तो तोड़ेगा ताला। ताला तोड़ेगा तो फिर क्या है, प्रॉब्लम होगी उसको। ठीक है? तो एक तरीके से सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कोई भी डायरेक्टली आपके नेटवर्क में एंटर ना करे, इसलिए सिक्योर कर रहे हो। इसलिए सिक्योर नहीं कर रहे हो कि कोई चोरी ना हो। इसलिए आपका देखो, डेटा आपका चोरी फिर भी हो सकता है। ठीक है? अल्टरनेट बहुत सारे तरीके हैं, हैकिंग के बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, चोरी हो सकता है।
100% नहीं है कुछ भी। आपका जो क्लाउड है वो भी 100% नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी सर्वर ब्रीच हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट गारंटी, उनके लाइसेंस एग्रीमेंट में लिखा है कि आपका डेटा सिक्योर तो है, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते। फिर भी आप रख रहे हो। आप उसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ो कि वो क्या कहता है। वो ये तो कहता है एज्योर में कि सर। आप अपना डेटा रखो, सिक्योर तो है लेकिन 100% नहीं है। नहीं समझे? ठीक, समझ गया सर। तो सिक्योरिटी, जो क्लाउड के अंदर जो सिक्योरिटी है, वो आप ये मान लीजिए कि अगर 80 से 90% तो है वैसे सिक्योरिटी, लेकिन 20 से 30% अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना? यस तो सर। हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास खुद का सर्वर है और उसमें जो डेटा है, ठीक है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन हर चीज जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर के कंट्रोल में रहती है। तो आप ये कह सकते हो कि क्लाउड प्रोवाइडर आपके डेटा को अगर थैप्ट कर दे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? या आपके डेटा को ले जाए या कॉपी कर ले, तो हमें तो नहीं पता लगेगा ना। आपने डेटा रखा है, आपके सर्वर पे है, तो हो सकता है कि कोई चेंज कर दे, उसमें कुछ कर सकता है। यस सर। वैसे होता नहीं है ऐसा, वैसे होता नहीं है, लेकिन कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि हेरा फेरी तो हर जगह हो सकती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली किस चीज से होती है? या तो देखो, फायरवॉल लगाएगा, तो डेटा सेंटर लगाएगा तो वहां पे फायरवॉल यूज करेगा। फायरवॉल भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल जो होती है फिजिकली होती है वो, यस सर। जबकि कुछ होती है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल में क्या होता है कि जैसे आपका कंप्यूटर है, उसमें विंडोज डिफेंडर पड़ा है ना, उसके यस अंदर ही फायरवॉल है, वो सॉफ्टवेयर वाली है। तो दोनों प्रोटेक्ट कर रही है, कोई कम कर रही है, कोई ज्यादा कर रही है। ठीक है, तो यस। बाहर से जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो डायरेक्ट ना आए, कुछ रूल बना के रखती है, और उस रूल के थ्रू फिल्टर होके ही जो है वो आपका डेटा एक्सेस होता है। ठीक है, समझ आ गई ये चीजें? यस सर। इसके बाद आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका क्या मीनिंग है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स लेस एक्सपेंसिवली and more efficiently when operating at a large scale in comparison to operating a smaller scale। देखो क्या होता है कि जब हम लोग क्लाउड यूज करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोवाइडर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजोन है, ये सब क्या करते हैं, लार्ज बिजनेस को रन करते हैं। ये छोटे मोटे बिजनेस रन नहीं करते, ये बल्कि क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे ही बिजनेस को रन करते हैं। क्यों करते हैं लार्ज स्केल पे बिजनेस को रन? क्योंकि क्या होता है कि जब लार्ज बिजनेस होगा तो यूजर ज्यादा होंगे, और जब यूजर ज्यादा होंगे तो पर यूजर जो कॉस्ट है रिसोर्स की, वो कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, फायदा होगा। यूजर का भी फायदा होगा और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी बेनिफिट है। ठीक है ना? जैसे एक ही सर्वर है, एक ही सर्वर को उसने 100 लोगों को दे रखा है। ठीक है ना? तो 100 लोग एक ही सर्वर को यूज कर रहे हैं, तो उस पे जो कॉस्ट है, उस सर्वर की जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आएगी। ठीक है ना? तो जब सर्वर की रनिंग कॉस्ट कम आएगी तो मैं ज्यादा लोगों को सर्व कर पाऊंगा। ठीक है ना? तो जब ज्यादा लोगों को सर्व करूंगा तो इसका मतलब क्या है, मैं यूज कर रहा हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमी मोड में काम कर रहा हूँ। ठीक है ना? यस सर। यानी कि कम खर्चे में ज्यादा काम कर पा रहा हूँ एफिशिएंटली। तो इसको दोनों का फायदा होता है, कस्टमर का भी फायदा है और क्लाउड प्रोवाइडर का भी बेनिफिट होता है। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद हम आगे देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स और ओपेक्स। सबसे पहले देखते हैं कैपेक्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो क्या होता है कि जब कोई बिजनेस रन होता है या कोई हम बिजनेस चला रहे हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है हमें। जब किसी
इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए जो बेसिक अमाउंट होता है या बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो चाहिए होता है, Yes, sir. ठीक है। और उस प्रिंसिपल को यूज करके मैं अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता हूँ। जैसे कोई कंपनी लगाऊंगा तो उसके लिए मशीनरी खरीदूंगा, ठीक है, एम्प्लॉयज भी हायर करूंगा, तमाम तरह की चीजें मैं वहां पे सेटअप करूंगा। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंस लगती है उसी को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको कहते हैं अपफ्रंट कॉस्ट। इसको क्या बोला जाता है? अपफ्रंट कॉस्ट। और ये हमेशा हाई होती है। तो बिजनेस के लिए क्या होती है? अपफ्रंट कॉस्ट चाहिए होती है। बिजनेस को रन करने के लिए अपफ्रंट कॉस्ट चाहिए होती है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, या प्रिंसिपल या कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वहां पे। और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब आपका बिजनेस चल जाए उस पे से रिटर्न आना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे आपने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए स्टार्ट करके 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, और अब क्या है कि मुझे 1 लाख रुपए वापस मिल चुके हैं, यानी कि जो रिटर्न है जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो वापस आ गया है, ठीक है। तो अब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होता। स्टार्टिंग में क्या है, आपको लगाना पड़ता है उसमें। प्रॉफिट बाद में होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाद में मिलता है आपको, ROI, ठीक है ना। तो इसी को हम बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो स्टार्टिंग में खर्चा करना पड़ता है उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो क्लाउड सर्विसेज के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नहीं लगता कस्टमर का। क्लाउड प्रोवाइडर का तो लगेगा ना, जब वो डेटा सेंटर खोलेगा तो उसका लगेगा कैपेक्स, लेकिन हमारा नहीं लगेगा। हम तो क्या है भाई, कोई कंपनी खोल रहे हैं हम, हमें सर्वर चाहिए तो रेंट पे ले लेंगे क्लाउड प्रोवाइडर से। तो हमें सिर्फ क्या देना होगा? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर देना होगा। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो रनिंग कॉस्ट है सिर्फ वही देनी पड़ेगी। स्पेंडिंग ऑन द सर्विसेज और प्रोडक्ट एज यू नीडेड एट गेट बिल्ड इमीडिएटली डिडक्ट द एक्सपेंसेस फॉर योर टैक्स बिल इन द सेम ईयर। तो इसे कहते हैं पे एज यू गो, यानी कि जितना आपने काम किया है या जितना आप वहां पे यूज कर रहे हो सर्विसेज को, उतना ही सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं नो अपफ्रंट कॉस्ट। इसमें कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, यानी कि कोई कैपिटल आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर लग रहा है, यानी कि जितना आप यूज करोगे उतना ही पे करोगे। दैट इज पे एज यू गो यूज, ठीक है। समझ आ गया? यस सर। इट इज ए कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। ये कंजम्पशन बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है। यूजर ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज दे यूज। जितना यूज करोगे उतना ही पे करोगे। 1 घंटा चलाया आपने सर्वर तो 1 घंटा यूज करोगे, 1 घंटे का ही चार्ज पड़ेगा, ठीक है ना। सर AZ900 में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं क्या? देखो अधिकतर तो थ्योरी है इसमें, Yes, ठीक है ना। ये मान लीजिए 90% तो थ्योरी है इसके अंदर, जी। 10% ही इसके अंदर जो है प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती रहती है आपकी, उसके बाद ही आप आगे का काम कर सकते हो। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं पता है आपको, तो आप कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको, तो फिर आगे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो इतना ही कर लेते हैं आज, फिर आगे का मैं आपको कल कराऊंगा। अब इसमें काफी बचा है। सर इसमें कितना टाइम लगेगा इसमें AZ900 में? इसमें लग जाएंगे 10-15 दिन लग जाएंगे आपके। कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। नहीं 10-15 सर, क्लास। एक घंटा ही सर करवाना, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी पढ़ना होता है ना सर, और भी। कोई बात नहीं। हाँ, तो थोड़ा साथ के साथ फिर लेके चलूँ, क्योंकि थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा वरना मेरे पे। क्योंकि अगर 15 डेज भी हो जाता है तो 15-20 डेज भी हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर 104 भी स्टार्ट करवा लेंगे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। तो सर सर जो ऐसे जॉब से रिलेटेड